हेलो फ्रेंड्स, रीनीट 2026 का कोड 50 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस P and Q where a time varying current IT is flowing as shown in the figure. The induced EMF between points A and B for the configuration P is EP and that for the configuration Q is EQ. द रेशियो ईपी बाई ई क्यू इज ओके। तो हमें क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ दो आपके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसमें दो इंडक्टर है, आइडेंटिकल इंडक्टर है, दोनों का इंडक्टेंस एल है और एल दिया हुआ है या मैं अपने से बोल रहा हूँ? टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स नहीं, एल मैं खुद बोल दिया, सॉरी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एल है ना इंडक्टेंस। उसके बाद इन दोनों से आपका क्या हो रहा है कि करंट बह रहा है, करंट आईटी है, सेम करंट बहाया जा रहा है दोनों से, पर ये करंट ना वेरिएबल है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ए और बी के बीच जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और यहाँ जो ए बी के बीच ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा। इसको आप ईपी कह रहा है और इसको ईक्यू कह रहा है। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ए बी के बीच, उसको ईक्यू कहा जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, करंट यहाँ आई है और इसका इंडक्टेंस हम एल मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी अगर मैं ईबी की वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे ईपी की वैल्यू आएगी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, डी आई बाई डी टी, ठीक, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये रास्ता बना हुआ है उसमें ना ये पैरेलल कनेक्शन है, मतलब ये करंट जो ऐसे आ रहा होगा ये इसमें बढ़ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा, राइट। तो ये जो करंट है ये दो रास्ते, इसको दो रास्ता दिया गया। अच्छा, दोनों आइडेंटिकल इंडक्टर है, ठीक है, एक जैसे इंडक्टर है। तो जब करंट बटेगा तो जाहिर सी बात है कि करंट दोनों में इक्वली बटेगा, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, करंट बढ़ जाता है, पर जब ये दोनों सेम टाइप के हैं तो करंट का बंटवारा भी इक्वल होगा, राइट। इसका मतलब जो भी करंट ये आ रहा था वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब इसमें अब जो करंट बहेगा वो अब आई टी बाई टू बहेगा, राइट। और इसमें भी वही होना है, करंट जो है वो आई टी बाई टू बहेगा, ठीक है। और अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, देखो इसका इंडक्टेंस भी एल है, इसका भी एल है। अगर मैं इसका ईएमएफ निकालूंगा तो मुझे इसके मतलब ये दोनों के क्रॉस तो ईएमएफ सेम ही होगा ना। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड पैरेलल। दोनों के लेफ्ट लेफ्ट एंड एक साथ है, राइट राइट एंड एक साथ है। तो ये कनेक्शन कैसा हुआ, पैरेलल वाला हुआ। पैरेलल में एंड्स के बीच का जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो मैं किसी एक का वोल्टेज निकाल लूं तो वही कहलाएगा ए बी के बीच का, है ना। तो मैं यहीं पर अगर ईएमएफ निकालता हूं तो मुझे क्या आने वाला है, इसको मैं EQ कह देता हूं। तो इस EQ की वैल्यू आ रही है माइनस एल, एल मतलब इंडक्टेंस इसका हो गया, इंटू डी आई बाई डी टी। लेकिन इस बार जो आई है ना वो आई नहीं है, वो आई बाई टू है, राइट। तो ये हो जाएगा डी, ये आपका आई टी है, बाई टू बट्टा डी टी। अब जाहिर सी बात है टू आपका बाहर आ गया, तो माइनस एल बाई टू, शायद आपको ये दिखना चाहिए, माइनस एल बाई टू डी आई टी बाई डी टी। यानी यहां से आप दिख रहा है कि जो EQ है वो EP का आधा है। मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दिस इज द 1/2 व्हाट EP। मुझसे क्या पूछा रहा है, EQ बाई EP या EP बाई EQ? तो मुझसे पूछा जा रहा है EP बटा EQ। ओके, तो मैं क्या करूं, देखो EP बाई EQ के लिए यहाँ पर ये EQ है, ठीक है। अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं और EQ को इधर भेज दूं तो फिर मुझे EP बाई EQ मिल जाएगा। यानी EP बाई EQ क्या आने वाला है, ये आने वाला है 2, है ना। मैंने उतना सॉल्व किया, पर रियल में इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा सा था कि हाँ भाई करंट यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो L है, सेम है। यहाँ भी इंडक्टेंस आपका L है, सेम है ना। यहाँ पे मतलब हम केवल इसको ले रहे हैं, ठीक है। मैं इस इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इसका एंड भी तो AB है ना। तो यहाँ इंडक्टेंस L है, यहाँ भी इंडक्टेंस L है, और करंट यहाँ जो बह रहा है, ठीक है, उसका आधा करंट यहाँ बह रहा है। और रेट जो है ना, जैसे DI बाई DT, करंट के चेंज होने के रेट के प्रोपोर्शनल होता है आपका EMF। तो जो करंट आपका हर समय
आधा आधा हो जाएगा। जो भी यहाँ करंट बह रहा होगा उसका आधा, एग्जैक्टली आधा यहाँ बह रहा होगा। जिस समय भी आप देखो यहाँ जो भी करंट है उसका आधा आपको यहाँ करंट दिखेगा, है ना। तो करंट अगर इसमें आधा बह रहा है हर समय, तो फिर इसका मतलब है कि रेट भी आधा ही होगा, है ना। तो रेट आधा हो गया और रेट के प्रोपोर्शनल है ईएमएफ, तो ईएमएफ भी आधा होगा, राइट। तो यहाँ पर ईएमएफ आधा मिल रहा है मुझे ए बी के बीच, यहाँ पूरा मिल रहा है, ठीक है। रेशियो लेंगे तो इसका बटा इसका करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है कि फॉर साउंड वेव्स इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन इंडेड पाइप इज n एंड दैट फॉर द नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विथ one of its close is m, the ratio of n by m is okay। तो हमें क्या कह रहे हैं कि कह रहा है कि एक साउंड वेव है, नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन इंड पाइप। जब मैं अपने ओपन इंड पाइप को याद करूं कि वहां क्या चल रहा था, राइट। तो ओपन इंड पाइप की कहानी क्या थी कि ये आपका ओपन इंड पाइप है और जब यहाँ वेव क्रिएट होगा, और मैं सबसे छोटा केस सोचूं, है ना, तो उस केस में मैं क्या सोच सकता हूँ, इंड्स पे क्या बनते हैं। असल में क्या होने वाला है यहाँ पर, एक साउंड वेव के कारण आपका क्या बोलते हैं, कौन सा वेव, स्टैंडिंग वेव बनने वाला है, राइट। तो स्टैंडिंग वेव में नोट्स होते हैं, एंटी नोट्स होते हैं, ठीक है। एंटी नोट्स जो मैक्सिमम ऑसिलेशन के साथ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं, और नोट्स जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करते, ठीक है। तो नोट्स कहाँ बनेंगे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नोट्स की बात करूं तो वो बनने वाला है क्लोज इंड पे बनेंगे, ठीक है, या फिर दो एंटी नोड्स के बीच में बनेंगे। ओपन एंड पे आपका हमेशा एंटी नोड ही बनता है, ठीक है। सो अगर मैं वेव ड्रॉ करूं तो शायद सबसे जो मिनिमम वाला जो केस बनेगा उसमें वेव कुछ इस टाइप से आपका ड्रॉ होगा, है ना। स्टैंडिंग वेव अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो यहाँ देख रहा हूँ मैंने इंड्स पे एंटी नोड्स बनाए हैं और दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड आएगा, ठीक है। और ये आपका कहलाता है फर्स्ट हार्मोनिक, अगर आपको याद होगा ठीक से, ठीक है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में होता क्या है कि आपको सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे मिलते हैं। लेकिन जब क्लोज ऑर्गन पाइप आता है जिसमें एक इंड आप क्लोज कर देते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं, इवन वाले हार्मोनिक्स आपके गायब हो जाते हैं। जैसे आपको वहां पर फर्स्ट मिलेगा, या फिर उस अगला हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक होगा, उसका अगला हार्मोनिक फिफ्थ होगा, फोर्थ हार्मोनिक आपको नहीं मिलने वाला है, मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आपने पढ़ाई किया होगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा भी हुआ है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो हमें दोनों ऑर्गन पाइप दे रखे हैं, ओपन वाला भी दे रखा है और क्लोज वाला भी दे रखा है। तो पहले मैं ओपन वाले की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओपन वाले में हम लोग पढ़ रखे थे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है यहाँ पे, वो आती है आपका, इसको आप म्यू बोल दो, इक्वल टू एन, उसके बाद भी बाई 2 लैम्डा, ऐसा करके कुछ आता है, ठीक है। एन भी बाई 2 लैम्डा, ठीक है। और ये nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, अलाउड फ्रीक्वेंसी। जैसे n की जगह फर्स्ट लोगे, एक लोगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, n की जगह 2 लोगे तो सेकेंड हार्मोनिक, n की जगह 3 लोगे तो थर्ड हार्मोनिक, ऐसे मिलता चला जाएगा। और ये आपका पहला हार्मोनिक है, ठीक है। और आप देख रहे हो इसमें एक नोट बना है। अगर मैं सेकेंड हार्मोनिक की बात करूं, सेकेंड हार्मोनिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ फिगर ऐसा हो जाएगा। देखो ये याद रखना है कि ओपन इंड पे हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, ठीक है। तो ये एंटी नोड बन गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि दो नोड बन रहे हैं, ये सेकेंड हार्मोनिक केस है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक में एक नोड बना, सेकेंड हार्मोनिक में दो नोड बना, तो ऐसे ही आप जब थर्ड हार्मोनिक ड्रॉ करोगे तो वहाँ 3 नोड मिलेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो, ठीक है, ऐसा जाएगा और फिर वैसे ही ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये थर्ड हार्मोनिक वाला केस है जिसमें कितने नोट्स बन रहे हैं, एक दो तीन। तो थर्ड हार्मोनिक में 3 है, फोर्थ हार्मोनिक में 4 हो जाएंगे, तो फिफ्थ हार्मोनिक में आपके 5 होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 आपके नोट्स बन रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फिफ्थ हार्मोनिक में। फिर अगला मुझसे कह रहा है कि नाइन्थ हार्मोनिक में जो नोट्स बन रहे हैं उसकी संख्या
m है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ठीक है, और हमसे n/m पूछ रहा है। n हो गया फिफ्थ हार्मोनिक में ओपन इंड पाइप में जो नोट्स बन रहे हैं, और m हो गया नाइन्थ हार्मोनिक में क्लोज इंड पाइप में जो नोट्स बन रहे हैं उसकी संख्या। मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? एक बार मुझे अब क्लोज ऑर्गन पाइप लेना पड़ेगा और उसमें कितने नोट्स बनेंगे किस हार्मोनिक में, ये हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको पता ही होगा कि अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है और फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें तो फर्स्ट हार्मोनिक में आपका ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, क्लोज इंड पे नोट्स और ओपन इंड पे एंटी नोट्स। उसके बाद सेकेंड हार्मोनिक यहाँ नहीं होता है। अब इसके बाद सीधा आपका थर्ड हार्मोनिक अलाउड होता है, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक में आपका क्या हो सकता है, सोचो यहाँ एंटी नोड्स है और यहाँ नोड है, तो यहाँ नोड बनना है, यहाँ एंटी नोड बनना है, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर शायद कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो होगा। मैंने सही ड्रॉ किया या गड़बड़ कर दिया? या अब देखो यहाँ पे ये आपका थर्ड हार्मोनिक है और इसमें कितने नोट्स बन रहे हैं, 2। तो फर्स्ट हार्मोनिक में नोट्स की संख्या 1 है, फर्स्ट हार्मोनिक में नोट्स की संख्या 1 है, सेकेंड हार्मोनिक में नोट्स की संख्या, सेकेंड हार्मोनिक होता ही नहीं है, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक में आपका नोट्स की संख्या 2 है। अब ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ हार्मोनिक की बात करूँ तो फिफ्थ हार्मोनिक जो अगला पॉसिबल केस है इसको हम फिफ्थ हार्मोनिक कहते हैं, तो वो उसमें फिगर कुछ ऐसा बनता है, देख लो। ये फिफ्थ हार्मोनिक है ना। इसमें जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जैसे कि देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या आती है पता है, V/4L ये आती है, राइट। और इसी का ऑड मल्टीपल्स बनता जाता है, जैसे कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो आएगी 3V/4L, इसमें फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो आएगी 5V/4L, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने ये सब किया होगा, ठीक है। 4L ऐसा आता है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक कहलाता है। ये अगला जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, इसको फिफ्थ हार्मोनिक कहेंगे। क्लियर है ना। तो फिफ्थ हार्मोनिक में कितने बने नोट्स, 3 बने, ठीक है। वैसे ही सेवेंथ हार्मोनिक में जाएंगे तो कितने नोट्स बनेंगे, तो 4 बनेंगे। फिर नाइन्थ हार्मोनिक में जाएंगे तो कितने नोट्स बनेंगे, तो 5 बनेंगे, है ना। यानी क्लोज ऑर्गन पाइप में नाइन्थ हार्मोनिक में 5 नोट्स बनेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप में फिफ्थ हार्मोनिक में ही 5 नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फिफ्थ हार्मोनिक में जितने नोट्स बने हैं उसको n कह रहे हैं, इसका मतलब n का वैल्यू 5 हुआ। क्लोज ऑर्गन पाइप में नाइन्थ हार्मोनिक में जितने नोट्स बने हैं उसको m कहा जा रहा है, इसका मतलब m का वैल्यू भी 5 हुआ, और हमसे n/m पूछ रहा है तो ये 5/5 का खेल है, यानी सही आंसर क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा। क्लियर है, हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। ओके, 1 है क्या नहीं देख लेते हैं। यस है, तो हम 1 को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके 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 ओके। अब आता है ये कैसा है क्वेश्चन, ये नहीं, फिफ्थ नंबर ये है, 4 मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड of length L and radius R, if n is the number of turns per unit length and mu naught is the permeability of free space, the inductance of the solenoid is okay। तो हमें बेसिकली एक लॉन्ग सोलेनॉइड दे रखा है, उसका लेंथ L है, उसका क्या बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे रखा है, शायद रेडियस दे रखा है, L है, रेडियस R है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फिर इंडक्टेंस बताना है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला जिनको याद होगा उन्हें तो पता होगा कि यही आंसर होगा, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r स्क्वायर l। पर अगर गलती से मान लो भूल गया मैं फॉर्मूला, ठीक है, मुझे नहीं पता कि सोलेनॉइड का इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट से बढ़ूंगा। मेरे पास सोलेनॉइड्स है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ l है, ठीक है, और रेडियस इसका r दे रखा है। और हम सबको पता है कि जब हम इससे करंट बहाते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है अंदर में, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, राइट, ये हमें पता है, ठीक है। फिर अगर मैं इसके एक टर्न का फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स समझते हो ना, फ्लक्स क्या होता है, तो फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक टर्न लूँ, एक सर्कुलर टर्न है, उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और फील्ड की वैल्यू b है, तो फिर जो फ्लक्स होगा एक टर्न का फ्लक्स, ठीक है, उस एक टर्न का जो फ्लक्स होगा, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, एक टर्न का जो फ्लक्स होगा वो होगा आपका क्या होगा, एक टर्न का फ्लक्स सीधे फील्ड इनटू एरिया कर दीजिए, तो फील्ड है आपका म्यू नॉट एन आई और एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये एक टर्न का फ्लक्स है, इसमें कितने टर्न्स हैं, एन यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं है, एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और एल लेंथ में हम जब टर्न की बात करेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगी एनएल। एक टर्न में एन, सॉरी, यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो एल लेंथ में एनएल टर्न्स हो जाएंगे। हमने एक टर्न का फ्लक्स निकाला है, अगर मैं सारा फ्लक्स निकालूं, टोटल फ्लक्स निकालूं, टोटल फ्लक्स की बात करूं, ये फ्लक्स एक टर्न का हुआ, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो मुझे नंबर ऑफ टर्न से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर टर्न फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो सबका फ्लक्स ऐड हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो यहाँ पे निकल के आने वाला है, अगर मैं फ्लक्स, नेट फ्लक्स की बात करूं, तो वो मुझे मिलने वाला है म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, और फिर इसमें वापस मुझे एनएल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स हो गया। अच्छा, इंडक्टेंस क्या होता है, तो आप सबको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इसमें बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को बराबर साइन के साथ लिखते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है एल, और उसी को इंडक्टेंस कहा जाता है। सो एल यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस है, मतलब एल यहाँ क्या है, मतलब आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है, आई का जो कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है, जब फ्लक्स लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे आई के साथ जो कोफिशिएंट नजर आ रहा है वही यहाँ पे इंडक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ आई के साथ क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये आई है, आई के साथ क्या नजर आ रहा है, और तो आई के साथ नजर आ रहा है म्यू नॉट एन 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 स्क्वायर, उसके बाद आपका आर स्क्वायर, फिर पाई है, फिर एल है, ठीक है, और फिर तो आई तो है ही यहाँ पे। तो जब मैं फ्लक्स को लिख रहा हूँ तो समथिंग इनटू आई आ रहा है, तो वो जो समथिंग है ना वही मेरा इंडक्टेंस है। तो समथिंग में क्या दिख रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई एल, तो वो कहाँ है, वो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिख जा रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई और फिर एल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। जिनको फॉर्मूला याद है वो, उन्हें कुछ तो करने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ देखते टिक मार देंगे। लेकिन अगर भूल गया या फिर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सारे एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, ऑप्शंस में जो भी दिख रहा है वो सब देख लो एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ पाई गैप कर लिया हुआ है, यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, तो सब मिलते जुलते हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो उस केस में अच्छा रहेगा कि आप टोटल फ्लक्स निकालो, और फिर फ्लक्स बराबर समथिंग इनटू करंट आएगा, तो वो जो समथिंग है वही हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। ला 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 ला। चलिए, क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर ए पार्टिकल moving along a straight line whose position as function of time is given by st equal to alpha t square minus beta t plus gamma, where alpha is 1 meter per second and beta is 6 meters second verse per second square, sorry वहाँ पे है, और beta is 6 meter second verse, gamma equal to 5 meter, the average speed of the particle in meter per second from t equal to 0 to t equal to 6 second, ये हमसे पूछा जा रहा है। मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी आप सबको, ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना, आवाज तो फ्रेश आ रही है ना, ओके। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि
Consider a particle moving along a straight line whose position as a function of time is given by st equal to अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। मतलब एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और उसका पोजीशन दे रखा है, ठीक है, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। और फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज भी दे रखी है, अल्फा का 1 है, बीटा का 6 है और गामा की वैल्यू दे रखी है 5। मतलब मुझे एस टी पता है एक तरह से, ठीक है, एस टी पता है मुझे कि हाँ जो पोजीशन हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में वो मुझे पता है। अल्फा का मान रख दो 1, तो 1 टी स्क्वायर मतलब सिर्फ टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस गामा, गामा की वैल्यू दे रखी है 5, मैं रख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन का फंक्शन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए पार्टिकल का इन मीटर पर सेकंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। ओके, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या पता होना चाहिए? एवरेज स्पीड का पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो मुझे पता है कि 0 से 6 तो 6 सेकंड हुआ, पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? भाई साहब ये जो दिया हुआ है ना, ये पोजीशन का फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें t के जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पोजीशंस पता चलेंगे। आपको अब मान लो मैं t बराबर 0 पे पोजीशन निकालता हूँ, ठीक है। मैं अलग पेज पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो मैं इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। एस टी मुझे दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। अगर मैं t बराबर 0 पे इसका पोजीशन पता करूं तो मुझे कितना आने वाला है? यहाँ मैं 0 डालूंगा, यहाँ मैं 0 डालूंगा और मुझे आएगा 5, ठीक है। मतलब वो मीटर में आएगा, मतलब 5 मीटर पर आपका वो ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में, ठीक। अगर मैं t इक्वल टू 6 डालूंगा तो फिर मुझे पोजीशन क्या आने वाला है? तो मुझे पोजीशन आने वाला है 6 डालूंगा, देखो क्या आता है, 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी प्लस 5। तो टी की जगह 6 रखना ना, तो 6 इंटू 6 प्लस 5, कहने का मतलब 36 घटाओ 36 प्लस 5 तो 5 ही आ गया, वापस 5 आ गया। यानी पार्टिकल स्टार्टिंग में भी 5 मीटर पे था। आप इसे ड्रॉ कर लो लाइन, ये x है, ये आप इसको लाइन को x एक्सिस मान लो, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका 5 मीटर हुआ, राइट। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल 5 मीटर पे था, फिर लास्ट में भी वो यही मिला। अच्छा, क्या पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया या फिर वो रुका था? तो नहीं, वो रुका हुआ नहीं था, वो चल रहा था। आप टी की कोई और भी डालो, जैसे 1 डालो 2 डालो, तो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे। इसका मतलब पार्टिकल चल रहा था, ठीक है। तो ओके, तो टी बराबर 0 पे 5 मीटर पे था, टी बराबर 6 पे भी 5 मीटर पे। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या चला नहीं, 5 मीटर पे ही रह गया, चला ही नहीं क्या? वो नहीं चला है। कैसे चला है? तो आप यहाँ पे टाइम के अलग अलग वैल्यू डाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल ने पोजीशन चेंज किया, मतलब वो चला तो है, ठीक है, लेकिन हाँ 5 मीटर से चला था, फिर कुछ दूर जाके वापस फिर 5 मीटर पे ही आ गया, मतलब उसने टर्न लिया और 5 मीटर पे आ गया, ठीक है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि पार्टिकल जा रहा था फिर टर्न लिया वापस आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे इसी को देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल आपका ऊपर गया और एक जगह जाके टर्न लेके वापस आ गया। अच्छा, जहां इसने टर्न लिया वहां इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0, है ना। अमूमन ऐसा होता है कि जब पार्टिकल टर्न लेना होता है तो उस मोमेंट भर के लिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना। पार्टिकल जा रहा है, उसकी स्पीड घट रही है, घट रही है, घट रही है, एक जगह जाके 0 हो गई, फिर उसने टर्न लिया और वापस आ गया, राइट। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि पार्टिकल चल रहा होगा, उसकी स्पीड घट रही होगी, फिर एक जगह जाके वो रेस्ट में आया होगा और फिर वहीं से उसने टर्न लिया और फिर वो वापस आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब वैसे भी देखो, ये पोजीशन टाइम फंक्शन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। पोजीशन टाइम फंक्शन क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगा मुझे? टी स्क्वायर माइनस 6, सॉरी, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो क्या आएगा मुझे? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका डेरिवेटिव, राइट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 2t,
और माइनस 60 का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो सीधा सीधा क्या आएगा 2t माइनस 6। अगर मैं एसोलेशन निकालूं, इसका एसोलेशन निकालो तो मुझे एसोलेशन क्या मिलने वाला है, तो एसोलेशन मिलने वाला है इसका, मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे एसोलेशन मिल जाएगा। एसोलेशन का फॉर्मूला होता है डी डीवी बाई डी टी, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 आएगा और फिर ये आपका आ जाएगा माइनस 6 का तो 0 ही हो जाएगा, तो सीधा सीधा 2 आएगा, राइट। मतलब पार्टिकल एक कांस्टेंट एसोलेशन से चल रहा है, ठीक है, और फिर वो जहां से चल रहा था, स्टार्टिंग किया था अपना मोशन, वापस वो वहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप सोचिए कांस्टेंट एसोलेशन से कोई चल रहा हो, फिर जहां से गया चलना शुरू किया वो वापस वहीं आ गया, उसका कोई एक एग्जांपल सोच के देखिए कि क्या हुआ होगा, कैसा मोशन रहा होगा, ठीक है। जैसे इसी में देखते हैं हम यहाँ पे, मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, इसका मोशन भी कांस्टेंट एसोलेशन वाला मोशन है ना। और ये क्या हुआ, गया एक जगह, वो मोमेंट भर के लिए रेस्ट में आया और फिर जहां रेस्ट में आया वहीं से टर्न लेके वापस मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। ये कहां टर्न लिया, जहां इसकी वेलोसिटी मोमेंट भर के लिए 0 हुई। मुझे बस यही पता लगाना है यहाँ पे कि आखिर इसकी वेलोसिटी कहां पे जाके 0 हुई, ठीक है, क्योंकि जहां पे 0 हुई है वो वहां से टर्न लिया है और फिर वापस आया, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए इसका, मुझसे क्या पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब जो उसने पाथ कवर किया, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहां तक गया था और फिर वहां से टर्न लिया, ये मुझे पता होना चाहिए। इधर या फिर इधर कहीं भी, वो मान लो इधर ही गया होगा तो कहां जाके उसने टर्न लिया, ठीक है। ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक टोटल डिस्टेंस बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो हम ना इसी में इंटरेस्टेड, हम सोच रहे हैं ना कि कहां जाके टर्न लिया जरा पता करो, ठीक है, कितनी दूर जाके टर्न लिया जरा ये पता करो, ठीक है, किस पोजीशन पे जाके उसने टर्न लिया ये पता करो। तो टर्न कहां लिया होगा, जहां इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, राइट। तो वेलोसिटी कहां 0 है, किस समय 0 है जरा पता करते हैं। तो अगर मैं इस vt को 0 के बराबर लिख के सॉल्व करूं तो मुझे क्या आने वाला है, 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी मुझे आएगा 2t इक्वल टू 6, यानी t इक्वल टू 3। यानी मुझे ये पता चल गया कि इसने 3 सेकेंड पे क्या लिया है, टर्न लिया है। 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 है, 3 सेकेंड तक ये एक ही दिशा में बढ़ता रहा और फिर जैसे फिर उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 गई 3 सेकेंड पे और फिर वहीं से उसने क्या कर लिया, टर्न लिया, ठीक। मुझे पता चल गया कि 3 सेकेंड पे टर्न लिया है, तो ठीक है मैं पता कर लेता हूँ 3 सेकेंड पे वो कहाँ था, ठीक है। तो 3 सेकेंड पे कहाँ था ये जानने के लिए मुझे यहाँ पे t के जगह पर 3 रखना होगा, तो मैंने यहाँ t के जगह 3 रख दिया। जब मैं यहाँ t की जगह 3 रखूंगा तो मुझे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 18 प्लस 5, 9 प्लस 5 हो गया आपका 14, 14 माइनस 18, यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू आने वाली है -4। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल t बराबर 0 पे 5 मीटर पे था, t बराबर 3 सेकेंड पे वो -4 पे चला गया, मतलब इस साइड आ गया वो, ठीक है, -4 मीटर पे चला गया और फिर यहां से उसने टर्न लिया और टर्न लेके वापस वो आपका 5 मीटर पे आ गया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये 5 मीटर से -4 पे गया और फिर यहां से टर्न लेकर वापस यहाँ आ गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया देख लो, 0 से 5 5 हुआ और फिर 0 से -4 4 हुआ, टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 9 मीटर का है, राइट। तो मतलब 9 मीटर ऐसे गया और फिर 9 मीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस जो इसका हुआ वो हो गया 18 मीटर, है ना। 18 मीटर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम इसने 6 सेकेंड लिया है, सो 18 मीटर डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, दिस गिव्स एवरेज स्पीड, और ये निकल के यहाँ पे आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं ऑप्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है या नहीं। बिल्कुल है, ठीक है, 3 है ऑप्शन में, तो फिर आपका ये मैं टिक कर दे रहा हूँ। क्लियर है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।